नमस्कार। हमने आपको गुस्तावस एडोल्फस का जो चैप्टर है उसमें हमने ये चर्चा की थी कि गुस्तावस एडोल्फस वो आधुनिक युद्ध कला के पिता भी कहे जाते हैं और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें से हमने जिक्र किया था कि दो लड़ाइयाँ जो बैटल ऑफ ब्रिटेनफील्ड है और बैटल ऑफ लूजेन, ये दोनों महत्वपूर्ण थी और आज हम इन्हीं दोनों महत्वपूर्ण युद्धों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बैटल ऑफ ब्रिटेनफील्ड की। बैटल ऑफ ब्रिटेनफील्ड 17 सितंबर 1631 को जर्मनी के ब्रिटेनफील्ड नामक स्थान पर हुई थी। ये ब्रिटेनफील्ड स्थान कहाँ पे है, तो सबसे पहले हम आइए आपको मैप पे ले चलते हैं, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि ब्रिटेनफील्ड कहाँ पे है। ये आप देख रहे हैं जर्मनी का जो लेपिज जो स्थान है, वहाँ से आप और नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो ये आपका यहाँ पर ये बैटल ऑफ ब्रिटेनफील्ड है। तो ये जर्मनी में पड़ता है बैटल ऑफ ब्रिटेनफील्ड। और आप देखेंगे कि जर्मनी भी जो है उसमें प्रोटेस्टेंट के साथ में था और वो भी गुस्तावस एडोल्फस के साथ वो युद्ध कर रहा था। ये आपका लेपिज है, लेपिज आप देखेंगे जूम आउट करते हुए, तो ये आपका जर्मनी में पड़ता है। तो अब हम वापस जो है वो अपने टॉपिक पे आते हैं कि ये तो बात हुई कि ब्रिटेनफील्ड कहाँ पे है। अब क्या हुआ कि जहाँ पर ये युद्ध हुआ था ब्रिटेनफील्ड, वहाँ का एक राज्य था सैक्सोनी राज्य। सैक्सोनी राज्य के जो राजा थे वो थे जॉन जॉर्ज फर्स्ट। तो गुस्तावस टिली से जो है वो आपका रोमन साम्राज्य का सेनापति था, उससे युद्ध करने के लिए गुस्तावस को लगा कि जो सबसे शॉर्टेस्ट जो रूट है वो है सैक्सोनी, जहाँ से जाना चाहिए। और टिली को भी लगा कि गुस्तावस की सेना से मिलने के लिए सबसे नज़दीकी जो रास्ता है वो है सैक्सोनी। तो सबसे पहले जो टिली है वो सैक्सोनी के राजा को संदेश भेजता है कि वो हमें अपने राज्य से गुजरने की इजाज़त दें, लेकिन सैक्सोनी का जो राजा है वो मना कर देता है। इसके बाद टिली जो है उस राज्य पर आक्रमण कर देते हैं और उसको जीत लेते हैं। फिर क्या होता है कि इससे कि जो सैक्सोनी का राजा है वो उससे नाराज़ हो जाता है और सैक्सोनी की जो सेना है वो टिली की सहायता से मना कर देती है। फिर सैक्सोनी का राजा जो था वो सैक्सोनी की जो सेना है वो गुस्तावस एडोल्फस की मदद के लिए भेज देता है। अब इसमें हम आगे देखेंगे आपकी जो इनका जो टैक्टिकल जो वो था पॉइंट, वो क्या था। तो इसमें आप पाएंगे कि इनके पास, जैसा कि पहले बताया था कि गुस्तावस ने जो है बहुत से रिफॉर्म किए थे मिलिट्री में। उसने तोपों को हल्का करवाया, मैच लॉक मस्केट्स को व्हील लॉक मस्केट्स में कन्वर्ट कराया, अपनी सेना में जो मस्केट्स है उसको ज़्यादा स्थान दिया, पाइक्स को बहुत कम स्थान दिया। तोपें इतनी हल्की थी कि एक घोड़े या 3 आदमी से भी ले जाई जा सकती थी, तो इनके पास तोपों की जो है वो सुपीरियरिटी थी। इसके अलावा जो है हम अब आपको मैप पे ले चलते हैं, जहाँ पर हम दिखाएंगे कि अब आपको ये आगे आपका ये बैटल ऑफ ब्रिटेनफील्ड है। बैटल ऑफ ब्रिटेनफील्ड में जो सैन्य विन्यास था उसके लिए बहुत समय नहीं मिला था, क्योंकि दोनों सेनाएं एक दूसरे का जो है वो पीछा करते हुए आमने सामने आके खड़ी हो गई और यहाँ पर बहुत ही कम समय था सैन्य विन्यास करने का। तो इस सैन्य विन्यास में आप देखेंगे कि गुस्तावस का जो सैन्य विन्यास है उसमें 42,000 के लगभग इनकी सेना थी, वहीं दूसरी तरफ टिली की जो सेना थी मात्र 35,000 की थी। तो आप देखेंगे संख्यात्मक जो है वो संख्या गुस्तावस की ज़्यादा थी। गुस्तावस को साथ ही में क्या था कि सैक्सन जो वहाँ का राज्य था, वहाँ की जो सेना थी वो प्राप्त थी 18,000 की। हालांकि ये सेना बहुत अच्छी नहीं थी, इसमें अनट्रेंड जो है वो लोग ज़्यादा थे। इन्होंने अपना जो सैन्य विन्यास किया उसमें बीच में पैदल सेना रखी, दोनों पार्श्वों पे घुड़सवार सेनाएं रखी। वहीं दूसरी तरफ जो गुस्तावस की सेना थी उसमें भी गुस्तावस ने अपनी सेना को 2 पंक्तियों में सैन्य विन्यास किया और अपने दोनों पार्श्वों पे घुड़सवार सेनाओं को रखा। लेकिन इसमें घुड़सवार सेना गुस्तावस के दाहिने पार्श्व पे ज़्यादा थी, जिसका जो लीडरशिप है वो बर्नर कर रहा था। दूसरी तरफ ये जो इनका बायां पार्श्व था जिसमें घुड़सवार सेनाएं कम दिख रही हैं, इसको लीडरशिप दे रहा था हॉर्न, और गुस्तावस स्वयं जो है वो केंद्र में तैनात था। इस तरह से इनका सैन्य विन्यास। वहीं दूसरी जो टिली की सेना थी, जो कि रोमन साम्राज्य का बहुत अच्छा सेनापति था, उसका सैन्य विन्यास केवल एक पंक्ति में था। इनके दोनों पार्श्वों पर घुड़सवार सेनाएं थीं। टिली खुद जो है घोड़े पर सवार था। वहीं इनका जो बायां पार्श्व है उसका जो लीडर था वो पोपेनहाइम था और दाहिने पार्श्व का जो लीडर था वो था फ्रस्टनबर्ग। अब इस तरह से इनका सैन्य विन्यास हुआ। यहाँ आप देखेंगे कि टिली के पास कोई भी रिजर्व सेना नहीं थी, लेकिन
जो गुस्तावस था उन्होंने अपनी जो दूसरी पंक्ति की जो सेना है उसको रिजर्व सेना के रूप में रखा हुआ था। अब युद्ध जो है लगभग दोपहर से शुरू होता है। दोपहर से युद्ध की शुरुआत ऐसे होती है कि सबसे पहले गुस्तावस अपने जो दाहिना पार्श्व है उसको विस्तार करने के लिए बोलते हैं। जैसे ही बर्नर के कमांड में सेना दाहिने पार्श्व का विस्तार करती है, वैसे ही पोपेनहाइम को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें घेर लें, और पोपेनहाइम बिना टिली के आदेश के वो बर्नर पर आक्रमण कर देते हैं। इससे टिली नाराज भी हो जाता है, लेकिन अब ये आक्रमण हो चुका था। जब ये बर्नर पे आक्रमण करते हैं तो वहीं गुस्तावस जो है अपनी पैदल सेना के साथ बर्नर की सहायता करने के लिए आगे बढ़ता है। पोपेनहाइम के आक्रमण के कुछ ही समय बाद फ्रस्टेनबर्ग भी आक्रमण कर देते हैं, लेकिन तब तक क्या होता है कि इनकी जो पैदल सेनाएं हैं वो यथावत बनी रहती हैं, ये आक्रमण नहीं करती हैं। फ्रस्टेनबर्ग आक्रमण कर देते हैं, वो सैक्सन की सेना पर आक्रमण करते हैं। सैक्सन की सेना, जो कि हमने पहले बताया कि वो कमज़ोर थी, बहुत अच्छे उसमें ट्रेंड सैनिक नहीं थे, वो भाग खड़े होते हैं और ये फ्रस्टेनबर्ग उनका पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ बर्नर और गुस्तावस ये दोनों मिलकर पोपेनहाइम पर आक्रमण कर देते हैं और पोपेनहाइम को वहाँ से दूर खदेड़ भगाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टिली अपनी पैदल सेना के साथ वो अकेला पड़ गया और उसके साथ थी उसकी आर्टिलरी। आर्टिलरी का जो रोल था वो जब युद्ध शुरू होता है दोपहर में तभी से शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले लगभग 2 घंटे तक दोनों तरफ से तोपों द्वारा फायरिंग होती है और लगातार होती रहती है। उसके बाद ये युद्ध शुरू होता है। अब पोपेनहाइम अलग निकल गए, फ्रस्टेनबर्ग उनका पीछा करते हुए चले गए। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि टिली जो है, जो अकेला पड़ गया था और अपनी पैदल सेना के साथ, उसने अपनी पैदल सेना को गुस्तावस के बाएं पार्श्व पर जो है वो आक्रमण करने के लिए आदेश दिया। क्यों दिया? क्योंकि बायां पार्श्व जो है वो पहले सैक्सन की सेना से घिरा हुआ था या सैक्सन की सेना द्वारा मजबूती प्रदान की गई थी। सैक्सन की सेना हट जाने से क्या हुआ कि बायां पार्श्व जो है कमज़ोर पड़ गया। तो टिली को लगा कि सबसे कमज़ोर हिस्से पर आक्रमण किया जाए, तो इसलिए टिली अपनी सेना के साथ जो है वो बाएं पार्श्व पर आक्रमण करता है। वहीं दूसरी तरफ चूंकि पोपेनहाइम भाग गया था, बर्नर और गुस्तावस वो टिली की सेना को पीछे से घेरने का प्रयास करते हैं। आगे के मैप में हम ले चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर बर्नर और ये गुस्तावस ये पूरी तरह से टिली की सेना को घेर लेते हैं। टिली घायल हो जाता है और भाग जाता है। वहीं जो हॉर्न था, जो बाएं घुड़सवार सेना का कमांडर था, उसकी सहायता के लिए जो रिजर्व सेना है वो आ जाती है। तो इधर से भी टिली पर भारी आक्रमण होता है। वहीं पीछे से भी घिर गई सेना। इसके अलावा क्या हुआ कि चूंकि आर्टिलरी पहले पड़ जाती थी तो आर्टिलरी पे गुस्तावस का कब्जा हो गया। अपनी आर्टिलरी पे गुस्तावस का कब्जा था ही, चूंकि इनकी तोपें हल्की थी। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ये चेंज हो गया। पहले तोपें ऐसे थी इस डायरेक्शन में, अब इनका डायरेक्शन यहाँ पे चेंज मिलेगा। इनकी तोपें हल्की थी, आसान था घुमाना इनको, लेकिन दूसरी तरफ टिली की तोपें जो थी वो भारी थी, उतनी एडवांस नहीं थी। फिर भी इनकी आर्टिलरी पे कब्जा हो गया और ये पूरी तरह से घिर गए। घिरने के बाद ये बहुत बुरी तरह से ये परास्त हो जाते हैं। और इस प्रकार हम देखेंगे कि जो बैटल ऑफ ब्रिटेन फील्ड है उसमें जो गुस्तावस की विजय होती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ आपको। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ये आप 3 हैं, इसके आप देख सकते हैं, ले लेंगे इसको आप। रिजल्ट में क्या होता है कि लगभग जो है 7600 इम्पीरियल सोल्जर्स जो थे, जो कि रोम के थे, वो मारे जाते हैं। 6000 से अधिक जो है बंदी बना लिए जाते हैं। सैक्सन की आर्टिलरी जो है, जो कैप्चर कर ली गई थी टिली द्वारा, वापस वो प्राप्त कर ली जाती है। और तमाम जो है वो हथियार बरामद किए गए थे, वो लूट लिए गए थे गुस्तावस द्वारा, और ये सब ये इस तरह से ये जीत जाते हैं। तो ये एक प्रकार से जो गुस्तावस की एक सबसे बड़ी विजय थी। और इसमें जो आपका प्रोटेस्टेंट जो सेक्ट था क्रिश्चियनिटी का, उसकी ये सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। इसलिए ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में है, अब हम आगे देखेंगे कि बैटल ऑफ जो लूजन था वो 16 नवंबर 1632 को हुआ था। इसमें गुस्तावस एडोल्फस लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं या मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रोटेस्टेंट थे वो उनको एक बहुत बड़ी जीत हासिल होती है।
अब हम पहले ये नज़र डाल लें मैप पर कि लूज़न जो है वो कहाँ पे है। ये आप लेपिज जो देख रहे हैं जहाँ से कि नॉर्थ वेस्ट में जो है वो पड़ता था ब्रिटेन फील्ड, वहीं आप देखेंगे कि ये साउथ वेस्ट में ये लूज़न है। तो ये यहाँ पर ये युद्ध हुआ था। ये लूज़न से जो सड़क जा रही है सीधा लेपिज, इसी सड़क के किनारे यहाँ पर और यहीं पर ये युद्ध हुआ था। ये जो सेनाएं थी तैनात थी यहाँ पर। हम मैप आप ले चलते हैं, ये देखिए आप। ठीक है, ये जो लूज़न से जो रोड लेपिज को जा रही उसी रोड के साइड में सेनाएं तैनात थी। जैसा कि हमने पहले बताया कि ब्रिटेन फील्ड के युद्ध में टिली के नेतृत्व में सेनाएं परास्त होती हैं, तो टिली को फिर वहाँ से नेतृत्व से हटा दिया जाता है और एक नए सैनिक कमांडर को वालेंस्टीन को यहाँ पर कमांड के पोजीशन दी जाती है। वालेंस्टीन जो है वो लगातार गुस्तावस से लड़ने के लिए आतुर था और उसको लगता था कि हम गुस्तावस को हराएंगे। तो गुस्तावस से लड़ने के लिए टिली जो है वो प्लान बनाता है और लूज़न के पास, जो लूज़न से लेपिज की तरफ रोड जा रही होती है उसके पास जो है वो अपना वो सैन्य विन्यास कर लेता है, जिसमें जो रोड के किनारे ये जो सड़क गई है इसके किनारे जो है वो खाइयाँ खोदी जाती हैं और जितने जो बंदूकधारी सैनिक थे वो इसमें बैठा के और निशाने पे लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि फिर से वालेंस्टीन भी वही करता है कि एक ही लाइन में अपना सैन्य विन्यास करता है। बीच में पैदल सेना है, दोनों किनारे घुड़सवार सेनाएं हैं और सामने से आर्टिलरी लगी हुई है। ये जो आर्टिलरी आप देख रहे हैं यहाँ पर वालेंस्टीन की खुद की पोजीशन थी, एक पहाड़ी थी जिस पर ये पोजीशन बना के बैठा हुआ था वालेंस्टीन खुद, और बाकी का ये कमांड अपना दे देता है। अब क्या होता है कि इससे वालेंस्टीन से लड़ने के लिए गुस्तावस जो है वो दक्षिणी हिस्से से आ रहे होते हैं। उनको लगता है कि वो सरप्राइज अटैक देंगे लूज़न में पहुंचकर, लेकिन वालेंस्टीन क्या करता है कि लूज़न से दक्षिणी हिस्से में एक अपनी छोटी सी टुकड़ी उसने छोड़ रखा था जहां पर गुस्तावस की पहले भिड़ंत हो जाती है। उस भिड़ंत से क्या होता है कि गुस्तावस का जो सरप्राइज अटैक था वो तो ख़त्म हो गया। फिर वो झड़प होने के साथ साथ क्या होता है कि गुस्तावस की झड़प, चूँकि ये लड़ाई हुई थी 16 नवंबर को, तो 15 नवंबर को दोपहर में गुस्तावस की जो है वहाँ पर लेपिज से दक्षिण में ही झड़प हो जाती है, जिसकी वजह से 2-3 घंटे वहाँ से वो डिले हो जाते हैं और वो पहुँचते पहुँचते यहाँ पर शाम हो जाती है। जब यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है तो फिर युद्ध नहीं हो पाता है और गुस्तावस रात में ही अपना सैन्य विन्यास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे 6 नवंबर सर्दियों का महीना है और ये बहुत कठिनाई का दौर था उस समय कोहरा भी पड़ता था और तमाम तरीके से जो है वो अंधेरा छाया रहता था, फॉग होता था। दूसरी तरफ क्या किया था कि वालेंस्टीन ने जो है वो लूजेन जो गांव था उसमें आग लगा दी थी, तो तमाम वहाँ से आसपास से बहुत धुआं निकल रहा था। धुआं और जो कोहरा था दोनों मिल के बिल्कुल फॉग की सिचुएशन क्रिएट कर दिया था उसने, जिसमें जो विजिबिलिटी है बहुत कम हो गई थी, दिखाई पड़ना बहुत कम हो गया था। अब गुस्तावस जो है वो फैसला करते हैं कि हम रोड के दूसरे साइड, पहले तो इन्होंने फैसला किया कि हम अटैक करेंगे, लेकिन यहाँ पे नदियाँ कई हैं, कई नहरें हैं, तो आसपास की ज़मीन बहुत दलदली थी, तो इनको लगा कि ये समय उचित नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं कि सैन्य विन्यास करते हैं। तो गुस्तावस ने वापस अपना पुराने तरीके से, जैसे कि देख रहे हैं आप, 2 पंक्तियों में सैन्य विन्यास किया। दोनों जो पार्श्व थे उनके घुड़सवार सेनाएं थी, एक तरफ देखिए बर्नहार्ड है और दूसरी तरफ जो है हॉर्न है। गुस्तावस की जो सेना थी यहाँ भी आप देखेंगे 19,000 की लगभग थी, वहीं वालेस्टीन की सेना क्या थी 16,000 की थी। वालेस्टीन जो है वो सेना में कुछ कम था, तो वालेस्टीन जैसे ही देखता पता चलता है गुस्तावस आ रहा है तो उसने जो है पोपेनहाइम को जो है वो इन्फॉर्म किया, सूचना भेजा कि वो तत्काल जो है जहाँ भी हो वापस लौट के आके और सहायता प्रदान करें। अब वालेस्टीन के पास उस समय घुड़सवार सेनाएं थी, लेकिन वालेस्टीन की जो पैदल सेना थी वो भी अलग चल रही थी। तो पोपेनहाइम की जो घुड़सवार सेना पोपेनहाइम के पास थी, वो पोपेनहाइम लेके तुरंत बढ़ते हैं और अपनी पैदल सेना को आदेश देते हैं कि वो पीछे पीछे आएँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही सुबह 9 बजते हैं, लगता है कि 9 बजे विजिबिलिटी आ जाएगी, दिखाई पड़ने लगेगा तो युद्ध शुरू हो जाएगा। सुबह 9 बजे ही शुरू हो जाते ही तोपों की गोलीबारी सबसे पहले शुरू होती है। तोपों की गोलीबारी काफ़ी देर तक चलती, 2 घंटे चलती रहती। फिर 2 घंटे बाद लगभग 11 बजे गुस्तावस अपने दाहिने हिस्से को लेकर आगे बढ़ते हैं और वालेंस्टीन के बाएं हिस्से पर आक्रमण करते हैं और इसको भेदने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये घुड़सवार सेना है गुस्तावस की, इसमें और ये पैदल सेना जो आगे बढ़ती है उसके बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है। इनकी आर्टिलरी द्वारा फायर होता है
वहीं जो पोपेनहाइम था अपने घुड़सवार सेना के साथ वो पहुंच चुका था और गुस्तावस की सेना को भेद कर दो हिस्से में बांट देता है। तो गुस्तावस की जो घुड़सवार सेना थी वो बंट जाती है और इससे दाहिने हिस्से से अपने बाएं हिस्से से अलग हो जाती है। फिर इसमें क्या होता है कि गुस्तावस को लगता है कि अब हम इस सेना को कैसे मिलाएं, तो गुस्तावस अपनी सेना से अलग होकर और वो मिलने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन वहीं पोपेनहाइम और वालेंस्टीन की जो घुड़सवार सेना थी उससे वो टकरा जाते हैं, जहाँ पर उनको गोली लगती है। पहले गोली कंधे में लगती है, उसके बाद दूसरी गोली जो है उनके घोड़े के गर्दन पे लग जाती है, जिससे घोड़ा कंट्रोल नहीं हो पाता है और वहाँ से वो हटने की कोशिश करने लगते हैं। इसमें वो घायल हो जाते हैं और उनके जो अंगरक्षक थे उनको लेके वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो भाग नहीं पाते और घुड़सवार सेना उनको पकड़ लेती हैं और गुस्तावस को फिर वहाँ पे अगली भी गोली लग जाती है और तमाम जो चाकू था और तलवारें थी उससे उनको घोंप दिया जाता है। उनके कंधे पर जो है वो काफ़ी निशान पाए गए थे। इस तरह से गुस्तावस जो है वहीं पर शहीद हो जाते हैं। अब जो इनकी जो तो गुस्तावस के शहीद होने की खबर जैसे ही सेना में फैलती है, सब तक नहीं पहुंच पाती, कुछ कमांडर ही जान पाते हैं। गुस्तावस तो पहले बहुत देर तक दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनको युद्ध से गायब नजर आते हैं। थोड़ी देर बाद ये दिखाई पड़ता है कि उनका घोड़ा अकेले ही टहल रहा है, उस पर गुस्तावस नहीं सवार है। तो गुस्तावस की खोजबीन शुरू होती है, युद्ध कुछ समय के लिए रुक जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही पता चलता है कि गुस्तावस शहीद हो चुके हैं, उनकी जो बायां जो पार्श था उसका जो कमांडर बर्नहार्ड था वो कमांड अपने हाथ में लेता है और कमांड अपने हाथ में लेने के साथ ही वो फैसला करता है कि हम वापस आक्रमण करेंगे। जब आक्रमण करता है ये, तो उसमें क्या होता है कि पापेनहाइम जो है वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और उसके बाद वो आगे चलकर अपने जो वैगन थे उनकी कोच थी उसमें वो मर जाते हैं, बच नहीं पाते हैं ये। तो यहाँ देखेंगे आपकी जो पापेनहाइम थे पहले वो अपनी घुड़सवार सेना के साथ ही ये पहुँच पाते हैं। फिर क्या होता है, ये पापेनहाइम आगे बढ़ते हैं, युद्ध में ये शहीद हो जाते हैं। फिर बर्नहार्ड जो है वो दोबारा काउंटर अटैक के लिए फिर आदेश देता है। उसको लगता है कि अब हम इतना जो अपने कमांडर है उसकी शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे, तो दोबारा जब अटैक करने की कोशिश करता है तो बहुत बुरी तरह से जो रोमन सेना थी वो हार जाती है। बर्नहार्ड ऑफ सेक्स से बीमार। तो अब ये क्या होता है कि ये हार जाते हैं और इनको बुरी तरह से आप देखेंगे फिगर में कि ये इनको घेर लेते हैं और फाइनली जो है ये जो वालेंस्टीन था उसकी पोजीशन को ये कैप्चर कर लेते हैं और वालेंस्टीन अपनी सेना के साथ वो भाग जाता है। जब वालेंस्टीन शाम को ये हटने लगता है तब पापेनहाइम की जो पैदल सेना थी वो यहाँ तक पहुँचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था, शाम को 6 बज चुके थे और युद्ध लगभग ये हार चुके थे। तो वालेंस्टीन आदेश देता है सेना को कि अब एंगेज होने का कोई फ़ायदा नहीं है और अब आप पीछे हट जाइए। तो इस प्रकार से गुस्तावस के मरने के बाद भी जो युद्ध है वो गुस्तावस की सेना जीत जाती है बर्नहार्ड के नेतृत्व में। लेकिन यहाँ पर गुस्तावस के मरने के बाद जो प्रोटेस्टेंट है उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ था और एक उन्होंने बहुत अच्छा लीडर खो दिया था। गुस्तावस की मृत्यु के बाद जो कमांड है सेना की वो चली जाती है फ्रांस के हाथ में। तो फ्रांस के जो कमांडर थे, आगे का जो कमांड है जिसमें 30 ईयर वॉर्स में और तमाम लड़ाइयाँ लड़ी गई, आगे चलकर फिर वो समझौता होता है, तो वो उसके बाद नेतृत्व जो है वो चला जाता है फ्रांस के हाथ में। इस प्रकार जो है ये बैटल ऑफ जो लूजेन था यहाँ पर ख़त्म होता है। आप चाहें तो नोट्स के लिए अपने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3। तो 3 पेज का ये छोटा सा नोट्स है, इसको आप देख सकते हैं और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना नोट्स बना लेंगे। इसी के साथ ही ये जो है गुस्तावस और उसकी 2 मुख्य लड़ाइयों के साथ गुस्तावस का ये यहाँ पर चैप्टर ये समाप्त होता है। धन्यवाद।